हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि अपन आज फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले अपनी हालचाल बता दो, सारे बच्चे लोग कैसे हो, कैसे क्या हालचाल तुम्हारे, पढ़ाई वगैरह अच्छे चल रही है? और जो आपके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि आपके पेपर वगैरह कैसे हो रहे हैं। और कोई टेंशन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन हो तब भी आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है? कमेंट में कैसे भी बता सकते हो। एक और बात जो कि मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता आया हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जिन बच्चों के पास नहीं है वो सेव कर लो, 8302898893, 8302898893। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको केमिस्ट्री में किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका डाउट जरूर दूर करूंगा, ठीक है? सबसे पहले तो नंबर सेव कर लो 8302898893। अब आज अपन करने क्या वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे आपके अपने वैभव सर, वैभव राज उपाध्याय, VRU सर, आप कुछ भी बुला लो प्यार से, उन्होंने क्या क्या प्रिपेयर कर दिया है। अगर मैं बात करूं, मैंने विलियन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर अपना डन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरी खत्म कर दी है। DA एवं F ब्लॉक के तत्व और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके भी मैंने वीडियो लेक्चर आपके लिए बना दिए हैं। क्लास 12 RBSE बोर्ड करके प्लेलिस्ट आप जाके उसको देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, 56 में से 50 प्लस पक्के, ये आपको थंबनेल में दिखेगा। तो अपन ने फिजिकल का एक चैप्टर डन कर लिया विलियन, उसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आपको करवा दिए इसे यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे। कौन कौन से? D एवं F ब्लॉक के तत्व और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक पूरी खत्म है। फिजिकल का एक चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या क्या आपको कवर करवा दिया है। हेलोएल्केन हेलोएरिन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन है, एल्कोहल फिनोल ईथर डन है, उसके अलावा मेरा बायोमोलिक्यूल भी डन है। अपने पास 2 ही चैप्टर बच रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और अपना एमीन, जिसमें से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आज आपको करवाने की कोशिश करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? कमेंट में अपने हालचाल बता देना, और कोई भी तकलीफ हो तो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं एकदम मजे में हूँ, आपको दिख भी रहा होगा चेहरे पे वही वाली हंसी है जो पहले हुआ करती थी। तो अब एकदम बस बढ़िया काम चल रहा है अपना, ठीक है ना? तो अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने, चलिए शुरू करते हैं प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। एक प्यारे सा सवाल आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C3H6O है। क्या है? C3H6O, ठीक है, बढ़िया बात है। कह रहे हैं कि 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है, नारंगी लाल, ठीक है? ऑरेंज रेड PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, किंतु टॉलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता। यौगिक का IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। काफी आसान सवाल था, सुनना। C3H6O, ठीक है? एक कार्बनिक यौगिक, अब देखो सुनना ध्यान से, C3H6O क्या क्या हो सकता है, ठीक है? और देखो ये 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, इसका मतलब है या तो ये एल्डिहाइड है या अपना कीटोन है। तो देखो C3H6O से मैं एल्डिहाइड कौन सा बना सकता हूं? तो मैंने लिखा CH3 CH2, ठीक है? C डबल बॉन्ड OH। काउंट करना एक बार ध्यान से, कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और 1 कौन है? ऑक्सीजन। अच्छा, तो एल्डिहाइड हो सकता है। अभी मैंने कंफर्म नहीं कहा है कि एल्डिहाइड होगा, मैंने कहा एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है? आगे सुनो, C3H6O, ठीक है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मेरे सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। अगर आपको कीटोन बनाना है तो मिनिमम अपने को इतने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। 1 2 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, और 1 क्या हो गया अपने पास? ऑक्सीजन। तो अब देखो C3H6O अपना एल्डिहाइड भी हो सकता है, ध्यान से सुनते जाना। C3H6O अपना एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है? 2 पॉसिबिलिटी अपने पास। आगे क्या कह रहे हैं, सुनना, किंतु टॉलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता है। अब आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, टॉलेन अभिकर्मक का टेस्ट कौन देते हैं? तो अपने पास जितने भी एल्डिहाइड है वो सारे टॉलेन टेस्ट देते हैं। टॉलेन टेस्ट का एक और नाम सिल्वर मिरर टेस्ट, ध्यान से सुनना। सारे एल्डिहाइड अपने टॉलेन टेस्ट देते हैं। टॉलेन टेस्ट का एक और नाम सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेन टेस्ट कौन नहीं देते हैं? कीटोन टॉलेन टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहां पे जिस कंपाउंड की बात करें वो मेरा एल्डिहाइड होगा या कीटोन? जल्दी से बताओ, कमेंट में बता सकते हो। मेरा जो यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक है एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा? तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देते हैं। पर अगर मैं बात करूं, जो मेरा एल्डिहाइड है वो टॉलेन अभिकर्मक को अपचेत करता है, पर मेरा कीटोन टॉलेन अभिकर्मक को अपचेत नहीं करता। तो अपने पास जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? कीटोन होना चाहिए। 3 कार्बन वाला कीटोन को IUP, अगर कॉमन नेम की बात करूं तो नेम है इसका एसीटोन। ध्यान से सुनना, 3 कार्बन वाला मेरा प्यारा सा कीटोन
नाम है इसका एसीटोन, जो कि इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम है इसका प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्यों, 3 कार्बन तो प्रोप, एल्केन का एन, कीटोन में अपन आखिरी में क्या लगा देते हैं, ऑन, नाम बन गया इसका प्रोपेनॉन। ठीक है, अब एक और बात सुनो ध्यान से, ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, तो सुनना ध्यान से, NH2 को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, NH2 को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। मैंने इस NH2 के एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह लगा दिया बेंजीन रिंग। बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे फेनिल कहा जाता है। तो ये बन गया मेरा फेनिल हाइड्रोजन। वापस से सुनो, NH2 इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग लगाई और बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे फेनिल बुलाते हैं, तो नाम बना फेनिल हाइड्रोजन। अब इस देखो, अरे कहां गया, हाँ अरे यार ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। हाँ, तो कहाँ गया अपना, 1 2 गायब हो गया, चलो कोई नहीं, इधर देख लो, चलो वापस ड्रॉ कर लेते हैं अपन। देखो NH2 को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब मैंने NH2 में से, इस NH2 में से एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह जोड़ दिया मैंने बेंजीन रिंग, और बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, तो ये बना फेनिल हाइड्रोजन। अब देखो नाम क्या, 2,4 डाइनाइट्रो, तो 2 और 4, 1 2 3 4 5 6, 2 पे और 4 पे कौन है, NO2 ग्रुप, 2 और 4 पे कौन है, NO2 ग्रुप, तो 2 4, देखो सुनना, 2 4 पे कौन है, डाइनाइट्रो, इसको क्या बोलूंगा, फेनिल, और इसको क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन। तो ये बना दिया अपन ने स्ट्रक्चर 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सुनते जाना ध्यान से, C3H6 वो या तो एल्डिहाइड है फिर कीटोन है। ठीक है, अपन ने भी यही देखा था, क्योंकि 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। आगे, क्योंकि ये टॉलन अभिकर्मों को अपचयित नहीं करता, 100% ये कौन होगा, अपने पास कीटोन होगा। तो आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है, कीटोन टॉलन टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट देता है। अब वो एल्डिहाइड एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक एरोमेटिक समझते हो। देखो ध्यान से सुनना, अगर मेरा कोई R ग्रुप है उससे एल्डिहाइड कनेक्टेड है तो मैं उसको बोलूंगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। अगर मेरे बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड कनेक्टेड है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये मेरा एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों टॉलन टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन टॉलन टेस्ट नहीं देते हैं। अब ये मेरा एसीटोन, रिएक्शन में लिख दिया अपन ने, CH3 डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। ये रहा 2,4 पे डाइनाइट्रो फेनिल और ये अपना हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना अपने को, H2O निकालो, जो पीछे बचा उसको जोड़ दो। जैसे यहाँ से वाटर निकला तो देखो कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर NH, फिर पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज। तो अपन ने 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से क्या बना दिया, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, जिसका कि नारंगी लाल अवक्षेप अपने को देखने को मिलता है, ऑरेंज रेड पीपीटी देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। अब ये ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, तो पहले मैं बनाता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल, RC डबल बॉन्ड OH को अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे हाइड्रोजन निकाल दो, अरे इससे मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बनेगा, सुनना, RC डबल बॉन्ड O माइनस, इसको मैं क्या बुलाऊंगा, इसको मैं बुलाऊंगा कार्बोक्सिलेट आयन। हाइड्रोजन निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकलेगा किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, समझाइए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होता है, समझाइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, ध्यान से सुनना, अम्लीयता, एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता मतलब अपने RC डबल बॉन्ड OH की अम्लीयता फिनोल की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। ये अपना फिनोल, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, OH, तो बन गया फिनोल। तो फिनोल से कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, समझाइए। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ यहीं पे, ये बात तो दिमाग में रखनी ही है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में कौन ज्यादा अम्लीय होता है, तो आंसर जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है। अब क्यों होता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो पहले मैंने बना दिया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां से देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगा, अंतर होगा। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। सुनना, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, किसकी कंडीशन,
अनुनाद की, तो लोन पेयर से अपन ने बना दिया डबल। और ये आगे देखो लोन पेयर से, देखो लोन पेयर से जैसे बॉन्ड बनाया, कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था खत्म हो गया, क्योंकि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए और ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए और ऑक्सीजन से चले गए, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन का पॉजिटिव क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपन ने देखा। अपने को बनाना कार्बोक्सिलेट में, इस कार्बोक्सिलेट में, किसमें, इस कार्बोक्सिलेट में। इस ऑक्सीजन को समझ लो, ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 3 तो लोन पेयर और एक बॉन्ड बनाने में गया, तो टोटल 7 ऑक्सीजन पे नेगेटिव। डबल सिंगल लोन पेयर किसकी कंडीशन होती है, अनुनाद की। लोन पेयर से क्या बना देंगे, डबल, डबल से क्या बना देंगे, लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर, लोन पेयर से क्या बन गया, डबल, और डबल से वापस क्या बन गया यहाँ पे, लोन पेयर। पहले ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, 2, ये बॉन्ड पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो कितने लोन पेयर आ गए, 3। यहाँ पे पहले कितने लोन पेयर थे, 3, अब कितने बचे, 2। तो अपन ने लोन पेयर से बनाया डबल, डबल से बनाया लोन पेयर। कि सर वापस भी जा सकते हैं क्या, हाँ देखो लोन पेयर से वापस बना दो डबल, डबल से वापस बना दो लोन पेयर। इसका मतलब क्या ये प्योर सिंगल है, नहीं सर, ये सिंगल भी है और डबल भी है, एक बार सिंगल एक बार डबल। क्या ये प्योर डबल है कि नहीं, एक बार डबल और एक बार सिंगल। तो सर हम इसको क्या बोलेंगे, बच्चों का डाउट आता है कि सर इसको हम डबल बोलेंगे या सिंगल बोलेंगे, तो मैं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे अनुनाद है तो इसको अपन ना तो डबल बोलेंगे ना सिंगल बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध। आंशिक द्विबंध का मतलब सिंगल और डबल के बीच का, तो ये आंशिक द्विबंध, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, वो भी आंशिक आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में अनुनादी संरचना, और ये जो 3 लाइनों से अपन प्रदर्शित करते हैं ये होता है अपना अनुनादी संकर, जो कि सारे अनुनादी संरचना के बारे में आइडिया देता है। अब सुनना ध्यान से, क्या लाइन लिखी है, इनकी अनुनादी संरचनाओं में ऋण आवेश 2 ऑक्सीजन पर होने के कारण ये अधिक स्थायी होता है। अब एक लाइन जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगी ये लाइन, जिनको नहीं पता हो ध्यान से सुनना। उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज अधिक स्थायी होता है। मैंने नेगेटिव चार्ज को पूछा कि भाई तू कहां पे ज्यादा स्थायी है, तो उसने बोला जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है मैं उस पर स्थायी हूं, ठीक है। जो जितने अधिक विद्युत ऋणात्मक होंगे उन पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, नेगेटिव चार्ज बैठा वहां पे और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा ना। तो ये लाइन दिमाग में रखनी है, नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश उस परमाणु पर अधिक स्थायी होता है जो कि उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है, और पॉजिटिव चार्ज उस परमाणु पर स्थायी होता है जो बहुत ही कम विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये 2 बातें दिमाग में रखना। तो देखो इनकी अनुनादी संरचनाओं में ऋण आवेश 2 ऑक्सीजन परमाणु पर होने के कारण ये अधिक स्थायी है। क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैंने कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाई, कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे हाइड्रोजन निकाला तो बना कार्बोक्सिलेट। जब मैंने कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाई तो मेरे को पता चला कि वहां पे ऋणावेश 2 ऑक्सीजन परमाणु पर है, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता आप लोगों को पता बहुत ही ज्यादा होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्थायी है, मतलब ये संरचना बहुत स्थायी होती है, अतः इसकी अम्लीयता भी ज्यादा होती है, ठीक है। इनकी अनुनादी संरचना में ऋणावेश 2 ऑक्सीजन परमाणु पर होने के कारण अधिक स्थायी हो जाता है। आगे कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिल कार्बन, देखो सुनना, ये कार्बोक्सिल समूह है, इस कार्बन को अपन क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। कार्बोक्सिल समूह में कार्बोक्सिल कार्बन से सभी आबंध एक ही तल में होते हैं। अभी एक ही तल में क्यों होते हैं उसका रीजन भी सुनो। ये वापस से बना रहा हूं मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, एक क्या है, पाई। अब सिग्मा बॉन्ड लोन पे रह गया कोई नहीं, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, 4 के 4 कहां गए, बंध बनाने में चले गए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास, ध्यान से बताना, सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास, 3। लोन पेयर कितने, 0, कोई भी लोन पेयर नहीं, कार्बन के पास 3 + 0 3, और 3 में संकरण क्या आता है, sp2। और आप लोगों को पता है sp2 संकरण में आकृति कैसी होती है, समतलीय, अरे क्या होती है, समतलीय, प्लेनर, लीनियर, ठीक है ना, सॉरी प्लेनर, समतली होती है, क्या होती है, समतलीय। तो अपने को ध्यान से सुनना, सभी बंध समतली का मतलब सारे के सारे बॉन्ड किस में होंगे, एक ही तल में होंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलेट कार्बन होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल कार्बन से सभी बंध एक ही तल में होते हैं तथा, और sp2 में कोण बताओ, बंध कोण कितना होता है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के कोण पर मिलके तल रहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन जो है उसका संकरण बताइए, तो आंसर जाएगा sp2। उसका बंध कोण बताइए, तो आंसर जाएगा 120 डिग्री। कि ये सारे के सारे बॉन्ड किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तो अपन बोलेंगे समतलीय प्लेनर होते हैं, ठीक है। समतली मतलब समझ गया ना, एक ही तल में, वो एक ही तल में। आगे कार्बोक्सिल समूह में अनुनादी संरचना पाई जाती है, जिसके कारण कार्बोक्सिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। सुनना ध्यान से,
ये लाइन क्या कह रही है? कार्बोक्सिल समूह में अनुनादी संरचना पाई जाती है। हाँ पता है अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण कार्बोक्सिल कार्बन, जिसके कारण कार्बोक्सिल कार्बन, ध्यान देना, अब 2 कार्बन बना रहा हूं मैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस कार्बन को क्या बोलूंगा मैं? कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। और ये अपना एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये मेरा कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बन है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। इसको कार्बोक्सिल कार्बन, इन दोनों को अपन बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो कार्बोक्सिल समूह में अनुनादी संरचना पाई जाती है, जिसके कारण कार्बोक्सिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति कम होती है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति का मतलब है कि ये देखो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम होता है किसकी तुलना में? एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन की तुलना में, ठीक है। ये कम इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति का होता है, इसकी इलेक्ट्रोफाइल की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है। आगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक मतलब समझ गए ना, जो अपना कार्बोक्सिल जो COOH है, कार्बोक्सिल समूह या COOH ग्रुप, वो किससे कनेक्टेड है? R से, मतलब एल्किल समूह से, उसको अपन बोलते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन फिनोल से प्राप्त फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय है। इसको ऐसे समझो, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, ये मेरा फिनोल OH, ठीक है। इन दोनों की अपने को अम्लीयता चेक करनी थी। कैसे चेक करेंगे? तो सुनना ध्यान से। पहली बात, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, जो कि है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, जो कि है। अब देखो, जब भी अपने को किसी अम्ल की अम्लीयता चेक करनी है, उसके अंदर से क्या निकाल दो? हाइड्रोजन निकाल दो। यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा, RC डबल बॉन्ड O-, इसको अपन बोलते हैं संयुग्मी क्षार। अम्ल से अपन क्या बना देते हैं हाइड्रोजन निकालने के पश्चात? संयुग्मी क्षार। और तुमको पता है फिनोल का संयुग्मी क्षार कौन होता है? फिनोक्साइड होता है। अब यहाँ पे अपन ने फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना भी बनाई थी, ठीक है ना। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस दिख जाएंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी अपन ने बनाया था। तो ये फिनोक्साइड आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। अब बताओ कि कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन में अगर मैं बात करूं, जो मेरा कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें जब अनुनादी संरचना अपने को देखने को मिलेगी, तो ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं, जब मैं फिनोल की अनुनादी संरचना बनाऊंगा या फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाऊंगा, तो मेरे को नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे भी देखने को मिलेगा और ऑक्सीजन पे भी देखने को मिलेगा। अब बताओ किस संरचना का स्थायित्व ज्यादा है? तो अपन बोलेंगे वो संरचना ज्यादा स्थायी है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलेट आयन में देखने को मिलता है, इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा है, तो अम्लीयता भी ज्यादा होगी। आपने एक और लाइन पढ़ी होगी, किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य, ध्यान से सुनना, किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है उसके संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के, उसके संयुग्मी क्षार के, उसके संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के, ठीक है। तो किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के, जिसके संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा उसकी अम्लीयता भी ज्यादा। यहां से पढ़ते हैं, जल्दी से सुनना। ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये अपना फिनोल। स्थायित्व चेक करना था तो मैंने अम्ल से क्या बना दिया? संयुग्मी क्षार। तो HH निकाला, इधर बन गया फिनोल से बना फिनोक्साइड आयन, इधर से H निकाला तो बना कार्बोक्सिलेट आयन। इसका स्थायित्व ज्यादा है, अतः इसकी अम्लीयता भी ज्यादा है। इसका स्थायित्व ज्यादा है मतलब इसकी अम्लीयता भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं, ठीक है। उचित उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए। अब एक रोजनमुंड अपचयन और एक गाटरमान कॉच रिएक्शन या गाटरमान कॉक अभिक्रिया। देखो ध्यान से सुनना, रोजनमुंड अपचयन तुम्हारे बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। तुम्हारे बोर्ड वालों को पता नहीं कितना ही पसंद है रोजनमुंड अपचयन। अभी आप देखोगे कई बार मल्टीपल टाइम उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हो सकता है इसके चांसेस है अपने आने के। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन क्या होता है? तो अपन ने ले लिया ये बेंजोइल क्लोराइड। ये जो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl नजर आ रहा है तुमको, बेंजीन के ऊपर जो तुमको C डबल बॉन्ड OCl नजर आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। एक प्रकार का अम्ल क्लोराइड है ये। इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं H2PdBSO4 के साथ में। H2PdBSO4 पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है? नाम से समझ आ रहा है रोजनमुंड अपचयन। यहाँ पे अपने को अपचयन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सुनना ध्यान से। एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, क्या है? एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है उसको अपन रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। किसकी उपस्थिति में होती है? H2PdBSO4 की उपस्थिति में होती है। सल्फर भी हो सकता है, उबलती जाइलिन भी अपने को कई बार देखने को मिलती है।
प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, क्लोरीन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड बन गया। बेंजोइल क्लोराइड से मैंने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। देखो नोटिस करोगे अब क्लोरीन था पहले, अब उसके पास कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड हो तो कॉमन है, क्लोरीन को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो तो अपन बना देंगे अम्ल क्लोराइड से बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आगे गाटरमान कोच रिएक्शन। अब देखो गाटरमान कोच रिएक्शन की देखो इसकी बात करूं ना तो उसको याद रखने का तरीका बताता हूं। इसमें C और O आ रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कौन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में HCl है और साथ में एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3 अथवा CuCl। यहाँ पे क्या करना है अपन लोगों को, देखो इसकी मैकेनिज्म अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ अभिक्रिया देख रहे हैं कि गाटरमान कोच रिएक्शन बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया है। बेंजीन से अगर अपने को बेंजल्डिहाइड बनाना है तो अपन क्या मिला सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में HCl, फिर निर्जल AlCl3 अथवा CuCl। तो अपने को क्या कर देना है, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना। देखो इसको ऐसे दिमाग में रखना, कोच के अंदर देखो CHO, एल्डिहाइड आ रहा है, अरे एल्डिहाइड आ रहा है ना, तो अपने को एल्डिहाइड यहाँ पे जोड़ना है। ट्रिक क्या टेक्निक है, बस और कुछ नहीं है इसका। तो अपन ने बेंजोइल क्लोराइड से बना दिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजीन से क्या बना दिया अपन ने, बेंजल्डिहाइड। ऊपर वाली देखो वापस से सुना दोनों रिएक्शन, रोजनवुड अपचयन में मैंने क्या किया, रोजनवुड अपचयन में मैंने बेंजोइल क्लोराइड से H2PDBSO की उपस्थिति में बना दिया बेंजल्डिहाइड। और बेंजीन की जब अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से करवाता हूं बोलती जाइलिन सल्फर के साथ में, तो अपन बना देते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, गाटरमान कोच रिएक्शन। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, रोजनवुड अपचयन, ठीक है। दोनों अभिक्रिया अपन ने देख लिए। रिएजेंट याद रखना H2PDBSO4 और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl, निर्जल AlCl3 अथवा CuCl, ठीक है। आगे फिर से दो अभिक्रिया अपने सामने आ चुकी है, क्लेमेंसन अपचयन और स्टीफन अपचयन। दो अपचयन, क्लेमेंसन और स्टीफन। देखो क्लेमेंसन अपचयन भी अपने को दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास कुछ भी जुड़ा हो, अपने को उससे खास लेना देना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास सुनना ध्यान से, क्लेमेंसन अपचयन में अपन ने क्या करा है, जो कार्बोनिल ग्रुप है अपना, ध्यान से सुनना, जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया करवा रहे हैं जिंक अमलगम सांद्र HCl, जिंक अमलगम और साथ में सांद्र HCl। देखो आप लोगों को एक और बात पता है, वैसे Hg को अपन मरकरी बोलते हैं, Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। पर जब ये किसी धातु के साथ हो तो उसको अपन क्या बुलाते हैं, अमलगम, ठीक है। क्या बुला देते हैं, अमलगम बुलाते हैं। ZnHg को अपन बोलेंगे जिंक अमलगम। तो मरकरी जब किसी धातु के साथ कनेक्टेड हो तो उसको अपन अमलगम बुलाते हैं, वरना अपन मरकरी उसको बोलते हैं। तो ये जिंक अमलगम सांद्र HCl क्या करना है, अपचयन है। तो अपचयन के अंदर क्या करना है, देखो ऑक्सीजन हटाया मैंने, ये जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है इसका मैंने ऑक्सीजन हटाया। देखो ऑक्सीजन हटाऊंगा तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड लेके बैठा है, 2 बॉन्ड लेके बैठा है, तो कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। दोनों जगह मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अपन ने C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में। अरे C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में कन्वर्ट कर दिया। आगे स्टीफन रिएक्शन, ध्यान से सुनना, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन सुनना। तो स्टीफन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, तो अपन ने ले लिया आरसीएन अपना एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। देखो इस वाली रिएक्शन को देख लो एक बार, RC ट्रिपल बॉन्ड N नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना। क्लेमेंसन अपचयन, स्टीफन रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, रोजनवुड अपचयन। रोजनवुड में क्या किया, अम्ल क्लोराइड से अपन ने बनाया बेंजोइल क्लोराइड, लिया था अपन ने, बेंजोइल क्लोराइड से अपन ने बना दिया बेंजल्डिहाइड। फिर बेंजीन से मेरे को बेंजल्डिहाइड बनाना था तो मैंने गाटरमान कोच रिएक्शन काम में ली। गाटरमान कोच रिएक्शन में बेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड से और साथ में HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और निर्जल AlCl3 अथवा CuCl। तो अपन बना देते हैं बेंजल्डिहाइड। फिर अभी अपन ने देखा क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन में अपने को क्या लेना, जिंक अमलगम सांद्र HCl, ये अपना रिएजेंट है, ठीक है। कार्बोनिल C डबल बॉन्ड को अपन चेंज कर देते हैं CH2 ग्रुप के अंदर। बहुत ही आसान रिएक्शन है। स्टीफन पे आते हैं। स्टीफन में मैंने लिया एल्किल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं SnCl2 और साथ में HCl, SnCl2 और साथ में HCl। अब जब अपन ने डिटेल में इसकी मैकेनिज्म डिस्कस की थी तो मैंने कहा था आप लोगों को यहाँ पे अपने को अपचयन देखने को मिलता है। क्या करना है, एक बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है। जैसे ही आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, 2 वैलेंसी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दो, RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। इसका अपन क्या करवाने वाले हैं, H3O+ मतलब अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन समझते हो, जल अपघटन कौन से बॉन्ड पे वर्क करता है, जल अपघटन वर्क करता है पोलर बॉन्ड पे। अब यहाँ पे देखो सुनना, जल अपघटन पोलर बॉन्ड पे वर्क करता है। तो जैसे ही अपन ने ये क्या करा, इसका एक बॉन्ड तोड़ा, तो अब कार्बन नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, कार्बन नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो आंसर जाएगा कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता। तो नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश। जल के अंदर दो कंपोनेंट H+ और OH-। अब अगर अपन एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H एक OH, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2H 2OH। तो सुनना ध्यान से,
यहाँ से एक बात सुनते जाना ध्यान से, इस कार्बन की बात करते हैं RCH, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन आ जाएंगे, दो बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो 2H आ गए इसके ऊपर, और इस नाइट्रोजन के पास 2H आ गए, एक H तो पहले से था, 2 और H आ गए तो ये क्या बन गई, अमोनिया गैस बन गई यहाँ से। और इधर देखो यहाँ से अमोनिया बनी और इधर एक कार्बन पे 2H स्थायी नहीं होते, यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, H2O निकल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH में, मतलब अपन ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। RCHO मतलब अपन ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। अरे डन है इतनी बात। RCN की SnCl टू HCl से तो अपचयन देखने को मिलेगा, जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बन गई, इमीन बन गई। अब मैंने कहा जल अपघटन करवाना है, ठीक है, वैसे 2 मोल जल के अपन काम में लेंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश, तो क्या करना है, जिस पे नेगेटिव, अब देखो H प्लस और OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास तो 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से दो और आ गए तो अमोनिया, और इधर 2 OH लग गए और एक कार्बन पे 2H सही नहीं होते हैं तो यहाँ से वाटर निकलेगा और एल्डिहाइड में अपन कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, RCHO। आगे सुनना, रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी लिखी है। रोजेनमुंड देखो कब कब पूछा गया, 23 में, 22 में, 14 में, 15 में, मल्टीपल टाइम रोजेनमुंड अपचयन पूछा गया आपके बोर्ड में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे फ्लोरोएसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है समझाइए। तो देखो रोजेनमुंड अपचयन शायद बताने की जरूरत नहीं है, अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, क्लोरीन को हटाओ और उसकी जगह हाइड्रोजन लगाओ तो अपन क्या बना देंगे, अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बना देंगे। किसकी उपस्थिति में होती है, H2PDBSO4 उबलती जाइलिन अथवा सल्फर की उपस्थिति में संपन्न होती है। इतनी बात दिमाग में अपने को रखनी है। आगे फ्लोरोएसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय। अब देखो एसिटिक अम्ल, CH3 COOH, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, 2 कार्बन वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। अब मैंने क्या करा सुनना ध्यान से, ये जो 3 हाइड्रोजन है एक बार लिख देता हूँ चलो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये अपने पास 3 हाइड्रोजन थे ना, अब मैंने क्या किया देखो, एक फ्लोरोएसिटिक और क्लोरोएसिटिक, हाइड्रोजन को हटा के एक बार फ्लोरीन लगा दो, ठीक है, चलो इसको लगा देते हैं। हाइड्रोजन को हटा के मैंने फ्लोरीन लगा दिया तो बन गया फ्लोरोएसिटिक अम्ल, और हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया तो बन गया क्लोरोएसिटिक अम्ल। अरे बात समझ आई क्या, ये मेरा एसिटिक अम्ल, इसमें मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह फ्लोरीन जोड़ दिया तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्लोरीन जोड़ दिया तो बन गया क्लोरोएसिटिक अम्ल। ये अपना फ्लोरोएसिटिक अम्ल, ये अपना क्लोरोएसिटिक अम्ल। इन दोनों में किसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है, अम्लीयता के लिए क्या चेक करना, सुनना, हाइड्रोजन निकाल दो, संयुग्मी क्षार बना दो। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन निकाल दो, संयुग्मी क्षार बना दो। तो ये मैंने हाइड्रोजन निकाल के संयुग्मी क्षार बना दिया, ठीक है। अब बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका माइनस आई प्रभाव ज़्यादा है, माइनस आई प्रभाव किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, किससे, क्लोरीन से। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, फ्लोरीन की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ उस नेगेटिव चार्ज पे कमी आएगी, ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा जिससे नेगेटिव चार्ज कम होगा। और देखो जैसे नेगेटिव चार्ज कम होगा, मैं कहूँगा देखो नेगेटिव चार्ज कम हुआ, इसका मतलब इसकी H+ लेने की टेंडेंसी भी क्या है, कम है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता, सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता तो H+ लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती, वो वापस से पीछे चल जाता, अम्ल बना लेता, संयुग्मी क्षार वापस किस में कन्वर्ट हो जाता, अम्ल में कन्वर्ट हो जाता। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज क्या देखने को मिला, कम देखने को मिला। और नेगेटिव चार्ज कम देखने को मिला मतलब इसका सामर्थ्य, या ऐसे समझ लो कि इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इसका सामर्थ्य क्या है, इसकी स्ट्रेंथ या इसका स्थायित्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज़्यादा, इसका मतलब इसकी अम्लीयता भी ज़्यादा। इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कम, क्योंकि जो क्लोरीन है फ्लोरीन के मुकाबले इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन और क्लोरीन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, फ्लोरीन जितना बढ़िया से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना बढ़िया से क्लोरीन नहीं खींच सकता। बढ़िया से कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन खींच रहा है। इसका मतलब इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज़्यादा, मतलब इसकी अम्लीयता भी ज़्यादा। और आंसर देंगे तो फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव, फ्लोरीन का क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, क्लोरीन से। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। हाँ तो देखो क्या लिखा है, अच्छा ये अभी अपन डिस्कस नहीं करें। हाँ कार्बो अभी आगे आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन की नदी संरचना तो अभी अपन ने पीछे बनाई थी, वापस से देख लेंगे एक बार। तो देखो रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचयन में क्या लिखना है, एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक से हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। कीटोन को इस विधि से नहीं बनाया जा सकता, ये बात ध्यान में रखना। रोजेनमुंड अपचयन किसको बनाने का मेथड है, एल्डिहाइड को बनाने का मेथड है। कीटोन को अपन इस विधि से नहीं बना सकते। करना क्या है, क्लोरीन को हटा के अम्ल क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो सुनना, क्लोरीन की जगह मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। H2 PDBSO और सल्फर और उबलती जाइलिन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं।
एक H और एक Cl क्या बना लेंगे HCl। और ये जो देखो सुनना ध्यान से, एक जो हाइड्रोजन बची हो यहाँ पे क्लोरीन की जगह आ गई, तो अपन ने अम्ल क्लोराइड से क्या बना दिया, अपन ने एल्डिहाइड बना दिया। आगे देखो अगर मान लो ऐसे प्रोडक्ट ऐसी रिएक्शन लिखी है, एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड Cl को अपन क्या बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन PDBS ऊपर सल्फर उबलती जाइलिन, क्लोरीन की जगह क्या लगाना है हाइड्रोजन लगाना है, तो अपन ने एसिटिल क्लोराइड से बना दिया एसिटल्डिहाइड। आगे बेंजोइल क्लोराइड, अभी अभी ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम H2 PDBS ऊपर उबलती जाइलिन सल्फर से करवाते हैं, क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन लगाना है, बेंजोइल क्लोराइड से अपन बना देंगे बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO क्या बोलते हैं उसको बेंजल्डिहाइड, तो C6H5 ये अपने फेनिल C डबल बॉन्ड OH तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है HCl निकल गया। अब ये देखो फ्लोरोएसिटिक अम्ल वाली बात जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, वापस से सुन लेना। फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। देखो एक ऑर्डर लिख ही देता हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। ये अपना फ्लोरोएसिटिक एसिड FCH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये अपना फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड, आगे आ जाएगा ये ना, और आयोडोएसिटिक एसिड। कंफ्यूज लिखने, देखो सारी चीजें लिख रखी है मैंने इसमें, फ्लोरोएसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल, ब्रोमोएसिटिक अम्ल और आयोडोएसिटिक अम्ल। इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसका होता है, फ्लोरोएसिटिक अम्ल का, उससे कम अम्लीय सामर्थ्य क्लोरोएसिटिक अम्ल का, उससे कम ब्रोमोएसिटिक अम्ल का और सबसे कम आयोडोएसिटिक अम्ल का। रीजन पूछे तो हाइड्रोजन निकालने के पश्चात बना संयुग्मी क्षार, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे स्थायी होता है, उससे कम यहाँ पे और उससे कम यहाँ पे और सबसे कम यहाँ पे। कि अब स्थायित्व कैसे पता चला, तो अपन कहेंगे क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है तो उसका संयुग्मी क्षार का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, इस वजह से उसकी अम्लीयता भी सबसे ज्यादा होगी। अरे देखो एक और जो आपने शायद पढ़ा होगा कहीं पे, नहीं पढ़ा हो तो अभी देख लो, अम्लीय सामर्थ्य जो होता है, अम्लीय सामर्थ्य माइनस एम अथवा माइनस आई के समानुपाती और प्लस एम अथवा प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। जिसका माइनस आई जितना ज्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। देखो क्या लिखा है, फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव बढ़ता है, जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति भी बढ़ती है। सब लोगों को इतना तो पता है ना, प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई समूह वो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, माइनस आई समूह जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको अपन क्या बोल देंगे माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले प्लस आई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले माइनस आई, इलेक्ट्रॉन लेने वाले माइनस आई, इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। माइनस आई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अथवा प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश बढ़ जाता है तथा CH3CO- के ऑक्सीजन परमाणु का ऋणावेश कम हो जाता है, ठीक है। CH3CO- के ऑक्सीजन परमाणु का ऋणावेश कम हो जाता है। लाइन क्या कहना चाह रही है, सुनना ध्यान से। ये बनाया मैंने फ्लोरीन, ये बनाया CH2, ये बनाया कार्बोक्सिलिक अम्ल, बना ही देता हूँ ये C डबल बॉन्ड OH। देखो यहीं पे गेम खेल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो क्या बना दिया मैंने, संयुग्मी क्षार। क्या बना दिया, संयुग्मी क्षार। ये अपन ने संयुग्मी क्षार, अम्ल से क्या बना देते हैं, संयुग्मी क्षार। अब फ्लोरीन जो है ना, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बहुत गजब खींचता है, ठीक है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बहुत ही गजब खींचता है, और फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ही गजब खींचता है तो क्या मैं कह सकता हूँ, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अपने को बहुत कम देखने में, क्योंकि फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, ध्यान से सुनना, फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत 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 कम हो जाएगा, तो ये वापस से H+ लेने में असमर्थ हो जाएगा। इसका मतलब ये वापस अम्ल में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इसका स्थायित्व बहुत ज़्यादा है, और इसका स्थायित्व ज़्यादा है मतलब इसके संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज़्यादा है, मतलब इसके अम्ल की अम्लीयता भी ज़्यादा है। तो यही लिखा है, जिससे देखो CH3CO- के ऑक्सीजन परमाणु का ऋणावेश कम हो जाता है, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है तो अम्लीय गुण में वृद्धि होती है, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस है प्रभाव क्लोरीन की तुलना में अधिक होता है। तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल और क्लोरोएसिटिक अम्ल में किसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा, फ्लोरोएसिटिक अम्ल का। स्थायित्व की बात करें तो किसका स्थायित्व ज्यादा, फ्लोरोएसिटेट का। देखो इसको अपन बुलाते थे, ये है फ्लोरोएसिटिक अम्ल, इसको अपन बोलेंगे फ्लोरोएसिटेट। तो फ्लोरोएसिटेट का स्थायित्व ज्यादा होता है किससे, क्लोरोएसिटेट से। इसका रीजन माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग,
इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की। क्यों फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्यों? तो मैं कहूँगा फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है वैसे भी। ठीक है, आगे कार्बोक्सिलेट आयन की, अरे रे 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 इतना जल्दी कहाँ जा रहा है ये, आगे सुनो, आगे सुनते जाना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया सवाल अपना। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादित संरचना पीछे बनाई ली थी। कार्बोक्सिलेट समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलेट मतलब अपना R≡COOH, ये तो अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। H प्लस निकाल दो तो O पे नेगेटिव, इसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादित संरचना लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर, वापस क्या कर सकते हैं, लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर। इसका मतलब है ये ना तो सिंगल है ना डबल, ये है आंशिक डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये भी ना सिंगल है ना डबल, ये है पार्शियल डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इसका स्थायित्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्थायी होता है। आगे वॉल्फ किस्टनर अपचयन पर टिप्पणी लिखी है। देखो दोनों का प्रोसेस एकदम सेम ही है, मतलब दोनों में प्रोडक्ट एकदम सेम बनता है, चाहे वो क्लेमेंसन अपचयन हो चाहे वॉल्फ किस्टनर अपचयन हो। ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह अपने को क्या लगाने, 2 हाइड्रोजन लगाने। सुनते जाना। वॉल्फ किस्टनर अपचयन की बात करें तो ये अपना कार्बोनिल ग्रुप, इस C डबल बॉन्ड होकर अभिक्रिया करवा दी मैंने NH2 से। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ से वाटर निकालना है। देखो वाटर कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। C डबल बॉन्ड हो, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NH2 हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर को निकाल दो। वाटर जैसे निकालेंगे C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, अरे स्ट्रक्चर बन गई ना, वाटर निकला N और NH2। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अपने को इसकी रिएक्शन करवा दी नहीं, KOH और एथिलीन ग्लाइकोल और साथ में हीट। KOH एथिलीन ग्लाइकोल हीट, KOH एथिलीन ग्लाइकोल हीट से करवाएंगे, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकाल दो और पीछे क्या बचा, CH2। ठीक है, CH2 और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को जो देखनी हो, सुनना ध्यान से, क्या है कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन की जगह क्या आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए बेबी, वही वाली प्रोसेस है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेके बैठा था, अरे ऑक्सीजन क्या लेके बैठा था, डबल बॉन्ड। तो जब मैंने ऑक्सीजन को निकाला तो 2 वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों वैलेंसी पे कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो क्या देखने में ऐसा लग रहा है C डबल बॉन्ड और CH2 में कन्वर्ट हो गया? हाँ हो गया। ऑक्सीजन का निकल और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये अपना वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन। आगे देखो, ऐसे रिएक्शन में तब भी कर सकते हैं, ये अपना कीटोन, छोटा सा प्यारा सा कीटोन, नाम है इसका एसीटोन, IUPAC नेम प्रोपेनॉन, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कीटोन। तो CH3 डबल बॉन्ड हो, CH3 NH2 ठीक है, यही वही वाली प्रोसेस करनी है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर को निकाला, C डबल बॉन्ड NH2 KOH एथिलीन ग्लाइकोल और साथ में हीट। क्या करना, नाइट्रोजन को निकालो और हाइड्रोजन जोड़ दो। जैसे ही नाइट्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन जोड़ोगे तो बन जाएगा अपने पास CH3 प्रोपेन बन गया। ठीक है, अरे ऐसे देख लो ना, जैसे मान लो ये तुमको ऐसे दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, NH2 हाइड्रोजन, साथ में KOH और एथिलीन ग्लाइकोल, अरे KOH और एथिलीन ग्लाइकोल, और साथ में अपने को दे दी हीट। मान लो ये एक साथ लिख रखा हो, तो ऑक्सीजन को हटा के क्या करना है, अरे ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ देना है, 2 हाइड्रोजन, CH3 इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 कार्बन प्रॉप, और एल्केन का एन, नाम बन गया इसका प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन बना दिया अपन। ठीक है, इस विधि में कार्बोनिल समूह, मैथिलीन समूह, देखो आ गया ना, C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, अपचयित हो जाता है यहाँ पर। और अपचयित समझ गए ना, ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जोड़ना, अपचयन। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनों का कार्बन समूह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च कथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गुण करने पर CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। वही वाली बात लिखी है कि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन NH2 जिसको कि अपन हाइड्रोजन बोलते हैं, NH2 जिसको कि अपन हाइड्रोजन बोलते हैं, के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, और साथ में KOH और एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है वो या C डबल बॉन्ड हो CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन बना दिया। आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों, एल्डिहाइड और कीटोनों की तुलना में अधिक होता है। देखो किस किस से ज्यादा होता है, एल्कोहल से भी, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी। ठीक है, तीनों से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है और ये हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, सुनना, RC डबल बॉन्ड O, देखो लिखने का तरीका है RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और
OH, ठीक है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, किसी एक अणु के ऑक्सीजन का दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ, किसी एक अणु के ऑक्सीजन का दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, ये हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, यह हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था एवं एप्रोटिक विलायक में हाइड्रोजन आबंधित द्वितीय ग्रुप में उपस्थित, द्वितीय मतलब डाइमर बना लेते हैं। देखो ये एक अणु, ये दूसरा अणु, इनको मैं मोनोमर बोलूंगा। एक पहले अणु एक ही थे, तो ये मोनोमर, दो मोनोमर आपस में जुड़ गए तो क्या बना लिया इन्होंने, डाइमर बना लिया। मोनोमर से क्या बन गया, डाइमर। तो यहाँ पे अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इसको अपन बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपने को बनाना डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक तुम लोग जानते ही हो, दो कार्बन वाला अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम ही तो होता है इथेनोइक अम्ल, तो ये इथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसकी क्या बनानी है अपने को, डाइमर स्ट्रक्चर बनानी है। तो डाइमर स्ट्रक्चर बनाने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लिख लो, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या बना दिया अपन ने, एथेनोइक अम्ल का डाइमर बना दिया, ठीक है। द्वितीय वाष्प अवस्था या एप्रोटिक विलायकों में। आगे टॉलन परीक्षण किस समूह की पहचान हेतु उपयोग में लाया जाता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। टॉलन टेस्ट, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, टॉलन टेस्ट एल्डिहाइडों की पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कीटोन टॉलन टेस्ट नहीं देते हैं। अब टॉलन टेस्ट कौन कौन से एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट देते हैं, ठीक है। लिख भी रखा मैंने, सुनना ध्यान से। टॉलन परीक्षण एल्डिहाइड समूह के पहचान हेतु उपयोग में लाया जाता है, एल्डिहाइड समूह के पहचान हेतु उपयोग में लाया जाता है। एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, जिसको कि अपन टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं, टॉलन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बुलाते हैं, के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीकृत हो जाती है, यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। तो जो टॉलन अभिकर्मक से जब हम क्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया कौन से माध्यम में संपन्न होती है, क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। ये अपन ने ले लिया एल्डिहाइड, उसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखना है, AgNH3 यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो Ag का ऑक्सीकरण +1 है, ठीक है। Ag का ऑक्सीकरण यहाँ पे कितना है, +1, वो किसमें चला गया, Ag में। तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, +1 से 0 में जाना, ये तो अपचयन हो रहा है। और एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, RCO- कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया देखने को मिल रही है, तो ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाती है, अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। RCHO अपना एल्डिहाइड, AgNH3+, ये अपना अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, टॉलन अभिकर्मक बोल सकते हैं उसको। 3OH- अपना क्षारीय माध्यम, OH- बताता है क्षारीय माध्यम है यहाँ पे। तो ये अपना जो एल्डिहाइड है ये तो चेंज हो गया कार्बोक्सिलेट ऋणायन में, RCOO- में, और ये जो अपना Ag+ है वो चेंज हो गया Ag में। तो यहाँ पे Ag+ Ag में चेंज हो जाता है, मतलब सिल्वर का क्या देखने को मिलता है अपने को, अपचयन देखने को मिलता है, Ag+1 Ag में जा रहा है, ठीक है। इसलिए इस सिल्वर बनने के कारण जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके चारों तरफ ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, जिसको अपन सिल्वर मिरर टेस्ट बुलाते हैं, ठीक है। और साथ में वाटर अमोनिया बाई प्रोडक्ट है। अब देखो दो अपचयन, क्लीमेंसन और वॉल्फ किस्मत में एक अंतर लिखिए। तो देखो अंतर आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं बात करूँ रिएजेंट का अंतर लिख सकते हो कि जब अपन कार्बोनिल समूह की रिएक्शन जिंक अमलगम सांद्र HCl से करवाते हैं, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ा है और वाटर बाई प्रोडक्ट निकाला है, क्लीमेंसन अपचयन। यहाँ पे बात करते हैं कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, पहले अपन NH2 से करवा रहे हैं, वाटर का रिमूवल होगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड NH2। फिर इसकी रिएक्शन KOH एथिलीन ग्लाइकोल और ऊष्मा से करवाते हैं, तो यहाँ से अपने को नाइट्रोजन निकाल देनी है और CH2 बना देना है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट वाटर, दोनों में काम सेम ही, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हटा के अपन ने हाइड्रोजन जोड़ा है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेके बैठा है, ऑक्सीजन को हटाएंगे 2 वैलेंसी फ्री होगी, दोनों वैलेंसी पे एक एक अपन ने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड O CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, C डबल बॉन्ड O CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। क्लीमेंसन अपचयन या वॉल्फ किस्मर अपचयन, दोनों में कोई सा भी अपन काम में ले, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट अपने को वो देखने को मिलेगा। आगे एल्डोल संघनन, देखो एल्डोल अभिक्रिया की बात करते हैं, थोड़ी बहुत एल्डोल की बात कर लेते हैं। पहली बात तो एल्डोल अभिक्रिया कौन देते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं,
अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया कहलाती है। कि सर अल्फा हाइड्रोजन क्या, तो देखो सुनना, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे यूनिक चीज़ तुमको क्या नजर आ रही है कि सर सभी यूनिक है? अरे सब यूनिक नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो तुमको अलग लग रही है, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, यही बोलोगे कि सर यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो देखो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसको ओपन करके लिखता हूँ थोड़ा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन 1, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया जो है वो एल्डोल अभिक्रिया होती है। अब एल्डोल अभिक्रिया में अपन तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तनु NaOH, ठीक है, तनु BaOH होल्ड वाइज, तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो तनु क्षार की उपस्थिति में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो की बात करता हूँ मैं, एक होती है एल्डोल, एक होती है एल्डोल रिएक्शन, एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन। एक एल्डोल रिएक्शन और एक एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। दोनों की बातें दिमाग में रखनी है कि दोनों में ऐसा क्या होता है। तो देखो एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट देखने को मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट देखने को मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कि सर क्या कहना चाह रहे, एक बार समझा दो। तो एग्जांपल लेते हैं अपन 2CH3CHO, ठीक है, 2CH3CHO, ठीक है, 2 मोल अपने पास CH3CHO के हैं। तो ये पहला CH3CHO और एक दूसरा CH3CHO भी ले लेता हूँ, ऐसे लिख दो ना CH3 को, CH3CHO, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको है ना, पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या करना है, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन, वाटर निकाल दो। सुनना ध्यान से, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा जो अपने पास कंपाउंड है उसके अल्फा हाइड्रोजन, वाटर निकालो, क्या बनेगा? सुनना ध्यान से, CH3CH, ठीक है, वाटर निकला, डबल बॉन्ड CH और उसके बाद में CH, ठीक है। इसको ऐसे देखो, एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। के ये अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हो सर आप? तो देखो इसका रीजन है अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, मतलब पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड है मतलब वो कैसा अनसैचुरेटेड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये कहाँ बनता है? ये बनता है एल्डोल कंडेंसेशन में। किस में बनता है? एल्डोल कंडेंसेशन में। क्या सर अब हमको तो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट जानना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखो तो कैसे बनाएंगे उसकी कहानी सुनो, इसमें वाटर ऐड कर दो फिर से। क्या सर वाटर ऐड कर दिया, वाटर में 2 कंपोनेंट H+ और अरे H+ और OH-। हमको ये कैसे पता चलेगा कि OH कहाँ जोड़ना है? तो मैंने कहा एल्डोल अभिक्रिया में उत्पाद बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब है बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है। इसका मतलब जब हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, CH3CH सिंगल बॉन्ड CHO, पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। बीटा पे मैंने OH जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, ठीक है। क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। तो देखो ध्यान से सुनना है, 2CH3CHO की अभिक्रिया जो हम तनु NaOH से करवाते हैं, पहले कौन सा प्रोडक्ट? देखो ये तो अपनी टेक्निक है, पहले अपन ने क्या बना दिया? एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना दिया। पर पहले बनता क्या है? पहले बनता है अपना एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट, और एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो ऐसे देख लो ना, एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, तो बीटा पे क्या है? OH ग्रुप, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो बताओ एल्डिहाइड और OH में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड मेरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और मेरा OH जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीनियर और जूनियर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? सीनियर को तो अपन क्या मानते हैं? 2 डिग्री सफिक्स, और जूनियर को क्या मानते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब जूनियर को प्रतिस्थापी की तरह अपन मानते हैं। तो 1 2 3 पे OH है तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे OH है तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट। और यहाँ पे ये एल्केन है, कहीं पे भी डबल नहीं है यहाँ पे अपने वर्ड रूट में, तो एन, और एल्डिहाइड में पीछे क्या लगाते हैं? एल, तो नाम बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जो कि एक प्रकार का एल्डोल प्रोडक्ट है। एल्डोल का मतलब देखो ALD एल्डिहाइड, और OL मतलब एल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड का ALD ले लिया, एल्डिहाइड का ALD ले लिया, और एल्कोहल का OL ले लिया। अरे नहीं होता क्या? नाम जोड़ना तो आता ही होगा आप लोगों को। एल्कोहल का क्या ले लिया? ऑल, और एल्डिहाइड का क्या ले लिया?
एल्ड, ALD और OL, क्या बना दिया? एल्डोल। क्या बना दिया? एल्डोल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, ये अपना तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे जब अपन इसको हीट करते हैं, देखो ऐसे भी तरीका सिखाता हूँ, इससे अगर अपने को हीट करना हो तो क्या करेंगे, जो अपना पाई बॉन्ड आता है, मतलब जो अनसैचुरेटेड जो चीज़ आती है वो अपने पास अल्फा बीटा के बीच में आती है। एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला बीटा, तो अल्फा और बीटा से अपने को वाटर निकालना है, और बीटा पे कौन है? OH है, मतलब अल्फा से क्या ले लूँगा मैं? H ले लूँगा। तो यहाँ से वाटर निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया ना। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। तो ब्यूट लिख दिया अपन ने। 2 पे कौन है? देखो सिंगल, नंबर 1 कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, नंबर 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2E, ब्यूट 2 पे कौन है? E, और एल्डिहाइड का L, तो ब्यूट 2 इनेल। अरे इसका नाम समझ गए क्या? देखो इधर लिख देता हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। नंबर 2 पे कौन है? इन, तो ब्यूट 2 इन, और एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? एल, तो ब्यूट 2 इनेल। और इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, 3 पे कौन है? हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट, एल्केन का एन, और एल्डिहाइड में एल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल और ब्यूट 2 इनेल। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आगे देखो, एक और रिएक्शन दे रखी है, इस वाली रिएक्शन को भी डिस्कस करते हैं, सुनना ध्यान से। CH3COCH3, CH3COCH3, ये अपना क्या है? ये अपने पास कीटोन है। कितने मोल ले लेंगे? इसके 2 मोल ले लेंगे। अब देखो वापस से वही वाली कहानी है, पहले बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे बनाना है? सुनना ध्यान से। कितने कार्बन है? देखो वो वाली ट्रिक अपन काम में ले सकते हैं वापस से। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने कीटोन ऐसे लिख लिया। दूसरा कीटोन ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है? क्या करना है? एक का ऑक्सीजन और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है? अब यहाँ से वाटर निकालेंगे, सुनना, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, चेक कर लो एक बार। देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये CO मैंने ओपन करके लिखा है, इन्होंने CO साथ लिख दिया, CH3, एक ही बात है। इसका अब अपने को नॉमेनक्लेचर करना है, तो 1 2 3 4 5, 4 पे कौन है? मैथिल। अरे 4 पे कौन है? मैथिल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट, 5 कार्बन को पेंट। 3 पे कौन है? इन, और 2 पे कौन है? ऑन। तो नाम बन गया 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 1, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 1। डन है। अब ये तो अपन ने बना दिया। अब यहाँ पे भी देखो, कीटोन से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है? अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड अपन ने कीटोन बना दिया। आगे देखो फिर, अब मेरे को इससे बनाना है, ये तो अपना एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है, अपने को एल्डोल रिएक्शन वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें वाटर ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड करोगे? बीटा पोजीशन पे OH करो, तो CH3 OH CH, और उसके नीचे H जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O CH3। वाटर कैसे जोड़ा मैंने, समझ आया? पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, बीटा पे OH और पास वाले पे H। अब इसका नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो, ये मैथिल और ये हाइड्रोक्सी, मैथिल और हाइड्रोक्सी में पहले किसका नेम लिखेंगे? अरे H और M में पहले कौन आता है? हाइड्रोक्सी। तो अपन लिखेंगे 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो देखो 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे कौन है? मैथिल, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मैथिल, ठीक है? 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट, और 2 पे कौन है? ऑन, तो पेंट 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंटेन 2 ऑन। तो ये अपन ने बना दिया कीटोन लेके। एसीटोन के साथ भी अपन ने क्या करवा दी? ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो दिमाग में क्या रखना है टेक्निक में, पहले अपन जब यहाँ से वाटर निकालते हैं तो अपन डायरेक्ट पहुंच जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पे, ठीक है? इसका मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। डन, इतनी बात। फिर अपन इसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर का ऐड करेंगे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, बीटा पे OH, उसके बगल अल्फा वाले पे H, बीटा पे OH और अल्फा पे H, ठीक है? तो ये अपन बना देंगे अल्फा अभी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिमाग में क्या बात रखनी है? एल्डोल रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देखने को मिलता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अथवा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देखने को मिलता है। बाकी नेमिंग अपने को आती ही है। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, और सारी बेसिक बातें आपकी अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आगे सुनो। आगे इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था, नेक्स्ट डी वाला पार्ट था, कार्बोनिल समूह निर्माण का कोई अक्षीय आरेख बनाइए। कार्बोनिल समूह, ठीक है, कार्बोनिल समूह निर्माण का कोई अक्षीय आरेख। कार्बोनिल समूह समझ गए, सी डबल बॉन्ड हो, अरे समझ गए क्या, सी डबल बॉन्ड हो। कार्बोनिल समूह निर्माण का कोई अक्षीय आरेख बनाइए। अब देखो ध्यान से सुनना, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, एक अपने पास क्या है, पाई बॉन्ड। तो क्या करना है, देखो संकरण की बात करते हैं, 3 सिग्मा का मतलब इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2। sp2 का मतलब है समतलीय होगा, प्लेनर होगा, ट्राइगोनल, प्लेनर, त्रिकोणीय, समतलीय, 120 डिग्री का बंध कोण होगा। तो यहाँ पे सारे बंध जो है 120 डिग्री पे स्थित है। अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब है पी कक्षक में कौन सा अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन, कोएक्सियल या कोलैटरल ओवरलैपिंग, पार्श्वीय अतिव्यापन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो पीजेड और पीजेड कक्षक है, ध्यान से सुनना, 2pz जो अपने पास ये अपना पी कक्षक है, इसमें पार्श्वीय अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, पाई बंध बनता है। ऐसा नहीं कहना एक बंध ऊपर बन रहा है एक बंध नीचे बन रहा है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ये मिलके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को देखो 3 तो सिग्मा देखने को मिल रहा है, ठीक है, 120 डिग्री के कोण पे स्थित है, sp2 और यहाँ पे अपने को एक पाई घनत्व ऊपर की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊपर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व नीचे भी है, ये मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने को पाई घनत्व देखने को मिल रहा है और मिलके एक पाई बॉन्ड इन्होंने बना दिया। ठीक है, 120 डिग्री के कोण पे स्थित है क्योंकि यहाँ पे संकरण sp2 है। ये अपन लिख सकते हैं, कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण sp2 है, अर्थात आकृति त्रिकोणीय समतलीय है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, मतलब सारे बंध एक ही तल में है। ठीक है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा और एक पाई। ये कार्बोनिल समूह निर्माण का कक्षीय आरेख हो गया। ठीक है, एक बार इस बात को वापस से देख लो, इसको और अपने एल्डिहाइड वाले को, एल्डोल वाले की चीज को। तो बच्चों जैसा कि अपन ने 7 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और मैंने कोशिश की इन 7 क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाने की। ठीक है, इन 7 क्वेश्चनों को एक बार आप डिटेल में देख लेना, वैसे तो मैंने समझा ही दिए। अगर आपको इन 7 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका अगर कोई सा भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट से जो भी आपके डाउट होंगे उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अब अपन क्या करते हैं, जो आगे की क्वेश्चंस है उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे कवर। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत इधर उधर घुमा के पूछे, पर आप अगर इनको अच्छे से समझते हो तो आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एक और बात, ये अपने सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको इसके क्वेश्चंस करने अच्छे से। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो का आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, अगर कोई सी भी डाउट हो तब भी आप बता सकते हो, कोई आपको अपनी तरफ से फीडबैक देना हो तब भी आप बता सकते हो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।